गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपको कल एटॉमिक फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ये आपका चैप्टर नंबर 14 है और इसके अंदर हम लोग जो डिस्कस कर चुके थे वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल को डिस्कस कर चुके थे। साथ के साथ इसके अंदर हम आपका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भी स्टडी कर चुके थे, ठीक है। और अल्फा स्कैटरिंग जो हमने स्टडी की थी उससे हमने 3 रिजल्ट फाइंड आउट किए थे, जिसमें से पहला रिजल्ट था मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज हॉलो। पहली बात ये थी कि एटम का ज्यादातर हिस्सा कैसा होता है, हॉलो होता है। सेकंड जो इसमें पॉइंट था वो ये था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम सेंटर्ड एट अ पॉइंट। जितना भी पॉजिटिव चार्ज किसी एटम में होता है वो एक पॉइंट पर सेंटर्ड होता है। थर्ड जो इसमें मेन बात थी वो ये थी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम सेंटर्ड एट अ टिनी सेंटर पॉइंट। एक टिनी सेंटर पॉइंट पर आता है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया गया था, न्यूक्लियस। तो एटॉमिक फिजिक्स जो है, ये जो एटॉमिक फिजिक्स है इसके अंदर हम लोग ने ये सब देख लिया था। ये एक्सपेरिमेंट गाइगर और मार्सडन ने रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन में कंप्लीट किया था। तो इसी से रिलेटेड जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो देखते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल में 3 मेन बात थी। सबसे पहली 3 इसमें मेन इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि 3 इसमें मेन पोस्टुलेट्स थी। पोस्टुलेट्स तो नहीं बोलेंगे इसको, पर 3 रिजल्ट इसके थे। अल्फा स्कैटरिंग के आधार पर ही रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था और वो ईयर था 1911। According to Rutherford, most of the part of atom is hollow. Rutherford के हिसाब से most of the part of an atom is hollow, and electron present in a volume of present in a hollow part and of radius 10 to the power minus 10 meter. दोबारा सुनिए इस बात को। According to Rutherford model, most of the part of is hollow of the radius 10 to the power minus 10 meter, and electron present in it। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, and electron present in it। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो अपना घूमते रहते हैं, मतलब उसके चारों तरफ सर्कल में। इसके बारे में ही बताएंगे आपको, वो उसके चारों तरफ क्या करते हैं। सेकंड जो पॉइंट था इसमें ये था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है किसी एटम का, सेंटर्ड एट अ टिनी सेंटर पॉइंट। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो एक टिनी सेंटर पॉइंट पे होता था, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। उसको उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस। तो उसे न्यूक्लियस बोला गया, ठीक है। अब बात देखिए, ऐसा है कि उस समय ये डिबेट भी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन पर तो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो होता क्या है, नेगेटिव तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। उस पर रदरफोर्ड ने कहा था कि सर वो अट्रैक्ट नहीं करता, वो उसके चारों तरफ क्या करता रहता है, घूमता रहता है। ये बात थी। तो हम 2 बात समझ चुके हैं। एक तो पहली, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम सेंटर्ड एट अ टिनी सेंटर पॉइंट व्हिच इज नोन न्यूक्लियस, जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। और ये दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था इसमें। और न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर की होती है। और जो दूसरी बात थी वो पहली बात ये थी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना टोटल इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज हॉलो। ज्यादातर पार्ट एटम का कैसा होता है, हॉलो होता है। एंड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट
of a radius 10 to the power minus 10 meter hollow sphere. And Rutherford suggests that these electrons revolve around a nucleus. उसने ये भी बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। ठीक, अब एक बार जरा सा मैं और आपको बताता हूं कि इस मॉडल में और क्या क्या चीजें इससे निकल के आई है ना। देखिएगा, ये तो था इसके बारे में। अल्फा स्कैटरिंग से रिलेटेड एक बड़ा ही कॉमन सा डायग्राम है। देखिए, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के नंबर होते हैं जेड, जो प्रोटॉन नंबर होता है वही न्यूक्लियस पे होता है ना। प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियस का चार्ज होता है जेड। और अगर ये पूरा एटम है और कोई अल्फा पार्टिकल आता है, तो जो ऊपर से जा रहा है, जो दूर से होके जा रहा है, वो तो विदाउट स्कैटरिंग जाएगा। लेकिन जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, वैसे वैसे वो टिल्ट होता जाएगा, थोड़ा सा अपने पाथ को बदलता जाएगा। ये बहुत कॉमन डायग्राम है। हम इसी डायग्राम को ज्यादातर स्टडी करते हैं। हालांकि बुक में ये डायग्राम दिया हुआ नहीं है, बट फिर भी हमको ये एसेंशियल लगता है कि हाँ, इतना तो हमको पता होना चाहिए। इसमें एक चीज आती है स्कैटरिंग एंगल, आता है ना स्कैटरिंग एंगल। अगर आप इसके लिए देखें स्कैटरिंग एंगल, केवल इस वाले के लिए, तो इसके लिए स्कैटरिंग एंगल थीटा की वैल्यू कितनी थी? 180 डिग्री। तो स्कैटरिंग एंगल डिपेंड करता है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। इसको हम लोग एक नाम देते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। हालांकि ज्यादा है नहीं है बुक में, बट फिर भी आप समझिए इसको हम इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। और इंपैक्ट पैरामीटर डिपेंड कर, इंपैक्ट पैरामीटर यानी कि कितना इंपैक्ट हो रहा है अल्फा पार्टिकल पर। जो अगर इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ज्यादा है तो वो अल्फा पार्टिकल बिना स्कैटरिंग में जाएगा, और जैसे जैसे इंपैक्ट पैरामीटर आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जाएगा। और जब इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू सबसे कम है, तो उस कंडीशन में स्कैटरिंग एंगल सबसे ज्यादा है, यानी कि 180 डिग्री। तो आप अपने दिमाग पे जोर देके खुद ही सोचिए इस बात को, कौन सा ऐसा अल्फा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज जा रहा है। विच ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज नियरली और क्लोज अबाउट अ न्यूक्लियस। कौन सा अल्फा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास जा रहा है। ऑब्वियस बात है सर, जिसके लिए थीटा की वैल्यू 180 है। क्या कोई इनमें से कोई भी एक अल्फा पार्टिकल ऐसा हो सकता है जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज पहुंच सके? नहीं पहुंच सके। न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिसके लिए इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू सबसे कम है और स्कैटरिंग एंगल सबसे ज्यादा है, वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास आएगा। ऑलमोस्ट टचेज द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस। ये लगभग न्यूक्लियस की बाउंड्री को टच करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम बताने वाले हैं आपको नया टॉपिक, और वो है क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम लोग साइज ऑफ न्यूक्लियस भी कह देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो मैं अब अगला टॉपिक आपको करा रहा हूं।
क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसको हम साइज ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखिए खाली न्यूक्लियस को बना रहा हूं, न्यूक्लियस पर चार्ज Ze, वो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास पहुंचता है, जिसके लिए स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री होता है, इससे ज्यादा पास तो कोई पहुंच ही नहीं पाता। और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, 2e है। ये जाता है न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास पहुंचता है और लौट आता है। मैंने कहा था इसके लिए कि ये ऑलमोस्ट टचेस द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस। मान लो ये न्यूक्लियस की रेडियस है r0, इससे ज्यादा पास तो आप न्यूक्लियस के पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए इस टॉपिक का जो नाम रखा गया है वो है क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अ न्यूक्लियस। ये अच्छा टॉपिक है, ये बुक में भी है और बढ़िया टॉपिक है। तो जो अल्फा पार्टिकल यहां से चला है, जिस पर चार्ज कितना है, 2e है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल एकदम पास पहुंचा है, जिसके लिए स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री है, वो ही सबसे ज्यादा पहुंच सकता है, ऑलमोस्ट टचेस द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। और जब वो यहां से चला, यहां पे आया, फिर वापस लौट रहा है, तो ये इस पॉइंट पर इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें बदलेगी, पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें बदलेगी, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी जैसे अपन जो पढ़ते थे 11th क्लास में, से इसको उछाला ऊपर, तो ये नीचे से ऊपर गया ना, तो मैक्सिमम हाइट पर सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी ke इज इक्वल टू क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी P। काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी को अपन के ही रह देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हमने पढ़ा है 11th क्लास में भी पढ़ा था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, U बराबर G m1 m2 अपॉन r माइनस में, क्योंकि ग्रेविटेशन तो अट्रैक्शन का होता था ना। अब चार्जेस के लिए तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होते हैं, तो इनके लिए जो होती है G की जगह पे आता है K, और चार्ज की जगह Q1 फिर Q2 अपॉन r। तो देखते क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी ke, पोटेंशियल एनर्जी K आएगा, Q1 की जगह 2e आएगा, Q2 की जगह Ze आएगा, और नीचे आएगा आपका r0। r0 क्या है, आपकी डिस्टेंस, क्योंकि इसी पॉइंट पर जाके सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई है, पोटेंशियल एनर्जी में। तुम्हें r0 चाहिए, तो r0 बराबर आएगा 2kZe² अपॉन ke। आप इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दीजिएगा, आपको न्यूक्लियस की रेडियस मिल जाएगी, जो ऑलमोस्ट 10 की पावर -14 मीटर टू 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर की होगी। ऑर्डर से मतलब है कि पीछे लगने वाली पावर वो इस ऑर्डर की होगी। ठीक है, अब हम इसको जरा बता देते हैं। ये जो K दे रखा है, ये यहां पर कूलाम्ब कांस्टेंट है। ये हम लोग एक्चुअली में फर्स्ट फिजिक्स में चैप्टर नंबर यानी कि शुरू के चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले चैप्टर में इसको कूलाम्ब कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और यूनिट इसकी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। इस पर रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है हमारे पास, मैं आपको वो न्यूमेरिकल कराता हूं, और वो इसी से ही है, यानी कि गोल्ड फॉइल के ऊपर ही बेस्ड है ना। तो उसको भी देखते हैं अभी हम। ये बात आपको समझ में आई, बहुत सिंपल सी बात है। जब आप यहां से इसको
ये समझ चुके थे कि जिसके लिए स्कैटरिंग एंगल सबसे कम है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास पहुंचता है। इस कंडीशन में जितनी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इस पॉइंट पर किसमें बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। और सिंपल जो मैकेनिक्स का प्रिंसिपल है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, वो लगाकर आप इसकी रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, ये जो आप दो फॉर्मूले देख रहे हैं ये बताया गया है कि जिस तरह से 11th क्लास में आप निकालते थे Gm1m2/r, उसी तरीके से इसको भी निकाला जाता है। बट वहां ये माइनस में आती थी। बहुत सिंपल सा रीजन है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन अट्रैक्शन का होता था, माइनस में ही आएगा। और ये जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का है, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको वो न्यूमेरिकल जो मैंने आपसे कहा था वो कराता हूं। देखिए, फॉर्मूले को मैं रब नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सीधे यूज में आएगा, तो इसको भी देखते रहिए आपके आप। क्वेश्चन है, इन गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस और क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अ न्यूक्लियस of 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है अल्फा पार्टिकल की वो है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, कन्वर्ट कीजिए इसको। 7.7 मेगा की जगह आएगा 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, और ये निकलेगा 7.7 और इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13 जूल। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का डिवाइड करते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का मल्टीप्लाई। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसमें से दो ही बातें दी होंगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है और किस पर बॉम्बार्ड करा है। बॉम्बार्ड हमने आपको कहा था गीगर माइसडन एक्सपेरिमेंट है जिसमें यूज किया जाता है गोल्ड फॉइल का, और गोल्ड का जो जेड होता है वो होता है आपका 79। हम सब जानते हैं जेड आपका कितना है 79, और इस वैल्यू को रखें आप R0 बराबर कितना आएगा 2, K की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9, जेड की जगह 79, E की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का क्या स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा बताइए 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13। बड़े हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा। देखिए R0 बराबर 2 इंटू 9 10 की पावर 9 79 1.6 10 की पावर माइनस 38 7.7 1.6 10 की पावर माइनस 13। तो देखिए पॉइंट 1.6 से तो 1.6 एक बार गया, और ये पॉइंट बढ़ा के एक और जीरो बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पर 10 हो गया। अब देखिए इसको 77 से अगर 79 को कैंसिल करेंगे तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप एग्जैक्ट करना चाहें कैलकुलेटर से कर लीजिए। तो अब यहां क्या आने वाला देखिए, और ये करेंगे 16 9 टू 18, और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 1.6 से, और पावर सॉल्व कर लीजिएगा -12, ऊपर जाएगी तो +12, 12 और 9 21, और ये है आपकी कितनी 38।
21 और 38 10 की पावर माइनस 17। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 8 जा 128, 12 कैरी, 16 1 जा 16 और 12, 16 और 12 28। और ये तो मैंने लगभग 1 टाइम किया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और 10 की पावर कितना माइनस 70। और आप इसे और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जीरो और किसका लेंगे 15। आंसर चेक करते हैं इसका। बिल्कुल एकदम सही है, लगभग 3 के आसपास ही आंसर है। या फिर आप इसको 2.8 भी छोड़ सकते हैं, 10 की पावर माइनस 16 कर सकते हैं, पर ठीक है ऑर्डर मैच खा गया। आप कहेंगे सर आपने तो 14 और 15 बताया था तो 16 है, तो भैया मैंने एक छोटे पॉइंट तो लगाया है। अगर मैं इसको 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 15 लिखूं तो सही आया ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है, बस ये एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो रदरफोर्ड से रिलेटेड जो था मॉडल उसके बारे में आपको समझ में आया। क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ न्यूक्लियस जो मैंने डिस्कस की थी, काफी अच्छी तरीके से की है। आई थिंक ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब जो मुद्दा रह जाता है वो रह जाता है रदरफोर्ड की कमियां, ड्रॉबैक्स। और ड्रॉबैक्स तो आप जानते हैं, आज की डेट में मैंने पहले ही कहा था, एसेट्स को तो कोई नहीं देखता है, ड्रॉबैक्स को सब देखते हैं कि इनकी गलतियां क्या क्या थी, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स, या ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखिए रदरफोर्ड मॉडल, पहली बात स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड से जब ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनों का क्या, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसने बोला था इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उनको पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनों का हो क्या रहा है, तो बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में क्या कहा लोगों ने, उसने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उससे स्टेबिलिटी का खतरा आ गया। जैसे ये न्यूक्लियस है जेड, और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस एनर्जी को रेडिएट करेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इन द एंड वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा। According to Rutherford model, electron revolve around a nucleus. So other scientists suggest that revolving electron continuously radiate energy in form of electromagnetic wave. So it always decrease the energy. As a result, velocity is also decreases, radius is also decreases. लगातार उसकी velocity और radius दोनों ही क्या होती जाएंगी, as a result radius its decreases, उसकी radius क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। भाई जैसे जैसे वो एनर्जी कम होती जाएगी उसकी रेडियस कम होती जाएगी। तो एक दिन तो ऐसा आना चाहिए कि इन सभी इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के अंदर एंटर समा जाना चाहिए, समाधि ले लेनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी देता रहेगा तो लगातार एनर्जी देने से उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी रेडियस जो होगी वो कम होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस को कहां किसके अंदर घुस जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहां घुस जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। इसका मतलब एक ना एक दिन तो सारे इलेक्ट्रॉनों को कहां जाना होगा, न्यूक्लियस के अंदर जाना होगा। तो इस तरह से तो एटम एक अनस्टेबल बॉडी हो गई। एटम कैसी बॉडी हुई, अनस्टेबल। एटम एक अनस्टेबल बॉडी हो गई।
ये तो टोटली रॉन्ग है, एटम तो स्टेबल बॉडी है। लेकिन इस बात का जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था, पहली बात। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात रिलेटेड है स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम से क्या रिलेटेड है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी। ये बात मान ली थी कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी को रेडिएट करेगा, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली। सो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व फ्रॉम एटम, स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व होना चाहिए एटम से शुड बी कंटिन्यूअस। जब कोई लगातार एनर्जी दे रहा है तो उससे स्पेक्ट्रम भी कैसा मिलना चाहिए था, कंटिन्यूअस, should be continuous, while the spectrum observed from an atom is line spectrum। मैंने आपको कहा था ना कि हाइड्रोजन एटम जो था उसकी स्टडी तो जैकब बामर ने बहुत पहले ही कर ली थी 1870 में, और मॉडल एटम के आना चालू हुए 1898 से। तो स्पेक्ट्रम तो बहुत पहले देखा जा चुका था, जो कैसा मिल रहा था, डिस्क्रीट, कटा कटा सा, कुछ एरिया मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, जिसको अपन ने क्या कहा, लाइन स्पेक्ट्रम बोला। तो स्पेक्ट्रम जो होना चाहिए था रदरफोर्ड के हिसाब से, जब लगातार आप एनर्जी दे रहे हो तो स्पेक्ट्रम भी कैसा होना चाहिए था, कंटिन्यूअस होना चाहिए था। while the spectrum observed from an atom should be, or you can say the spectrum observed from an atom is a line spectrum। कैसा स्पेक्ट्रम है आपका, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। तो इस बात का भी जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। तीसरी बात, फाइन स्ट्रक्चर। ये क्या चीज होती है सर, फाइन स्ट्रक्चर? देखिए, जब आप इसका स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि एक एक स्पेक्ट्रम लाइन, एक एक स्पेक्ट्रम लाइन ऐसे ऊपर से नीचे इस तरह से आप स्पेक्ट्रम लाइन बनाएंगे। लेकिन आपको बता दूं, हर एक स्पेक्ट्रल लाइन भी कई सारी स्पेक्ट्रल लाइन से मिलकर बनी है। हर एक स्पेक्ट्रल लाइन भी, एवरी स्पेक्ट्रल लाइन मेड अप विद सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस, सो देयर इज अ फाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन इट। उसके अंदर एक फाइन स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये स्पेक्ट्रम के फाइन स्ट्रक्चर को भी नहीं बता पाया। तो सिंपल सी बात है, रदरफोर्ड 3 जगह फेल हुआ, स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का कोई इसके पास सेटिस्फाइड आंसर नहीं था, और हर एक स्पेक्ट्रल लाइन कई सारी स्पेक्ट्रल लाइन से बनी है, जिसको हमने क्या बताया, फाइन स्ट्रक्चर। तो फाइन स्ट्रक्चर के बारे में भी रदरफोर्ड को कोई बहुत अच्छी नॉलेज नहीं। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो ज्यादातर अपने ड्रॉबैक्स के लिए फेमस है, यानी कि ड्रॉबैक्स इसकी जो है ना वो ज्यादा पूछी जाती है पेपर्स में। ठीक है, तो 2 मॉडल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, नील्स बोर कंप्लीट हो चुका है और रदरफोर्ड कंप्लीट हो चुका है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो चैप्टर, बेसिकली ये जो चैप्टर है वो एटॉमिक मॉडल को रिलेटेड है, एटॉमिक मॉडल से मिलता हुआ है, जिसमें जो हमारा अगला टॉपिक है बेहद ही इंपॉर्टेंट, और वो है आपका नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, बोर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना, तो देखते हैं जरा उसको, उसके बारे में भी। बोर ने भैया अपना कुछ डिस्कवरी नहीं किया, उसने प्लांक की क्वांटम थ्योरी और रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को मिलाकर अपना एक मॉडल रिप्रेजेंट किया। बोर ने प्लांक के क्वांटम थ्योरी और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को मिलाकर अपना एक मॉडल प्रेजेंट किया, और इस मॉडल में 3 पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब ऐसा माना जाता है कि ये न्यूक्लियस ये मतलब एटम
ये बिहेवियर करता है। पोस्टुलेट को हिंदी में बोलते हैं कल्पना। कल्पना क्या होती है? अरे ऐसा होता होगा, हाँ जी बिल्कुल सही। इसी आधार पर है बोर का एटॉमिक मॉडल। 3 पोस्टुलेट मानी गई है, फिर इन चीजों को समझाया जाएगा। ठीक है, तो बोर एटॉमिक मॉडल हम जो लोग हैं वो कल से स्टडी करेंगे। आप इन दोनों लेक्चर्स को अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।